दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ विदाई संभाषण के प्रश्न के उत्तरों को लेकर के। विदाई संभाषण पाठ बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। ये मूलतः उनके पाठ या उनका जो मुख्य संग्रह है शिव शंभू के चिट्ठे, उसमें से संकलित किया गया है, लिया गया है। और इस पाठ को हमने पूरा पढ़ाया है। इसका अर्थ, इसका भाव और व्याख्या करते हुए इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो आप पूर्व की हमारी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 11 की वीडियो में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों की वीडियो इसमें बना रहे हैं। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विदाई संभाषण पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास पाठ के साथ। पहला प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक ने शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से बताया है कि भारत में मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं में भी अपने साथ रहने वालों के प्रति लगाव होता है। वे स्वयं को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के बिछुड़ने पर भी दुखी होते हैं। यहाँ भावनाएं प्रधान होती हैं। शिव शंभू की मारने वाली गाय के जाने पर दुर्बल गाय ने चारा नहीं खाया। यहाँ बिछुड़ते वक्त वैर भाव को भुला दिया जाता है। विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। दरअसल इस प्रश्न से दो तीन चीज़ें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी कथाएं कहानियाँ इस तरह से किसी पाठ के बीच में आती हैं तो उन कहानी कथाओं का, छोटे छोटे प्रसंगों का उद्देश्य सबसे पहला ये है कि प्रेरणा देना। और प्रकृति और जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ जिन कहानियों का जुड़ाव होता है या जो कहानियाँ इन पर निर्भर होती हैं उनका भी मुख्य उद्देश्य यही होता है, प्रेरणा देना। मनुष्य को पशुओं के साथ भी संवेदित होकर के रहना और इस तरह का व्यवहार करना जैसे भी वो भी उनके जीवन का एक हिस्सा हैं और उनमें जीवन है, अतः उनको व्यर्थ न समझा जाए। दूसरी बात, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं में बहुत कुछ मूल्यवान चीज़ें निहित हैं यदि उनको गंभीरता से देखा और समझा जाए तो। लॉर्ड कर्जन ने भारत का वायसराय रहते हुए अंग्रेज़ों के शासनकाल में अनेक अत्याचार किए, लेकिन लेखक ये कहना चाहता है कि यदि आप जा रहे हो तो एक बार आप क्षमा मांग लीजिए तो लोग आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ भारतीय लोगों की मानसिकता इस तरह की रही है और है कि कष्ट देने वाले को भी जब वो बिछुड़ के जाता है, विदाई समारोह होता है उसका, तो वो उसको क्षमा कर देते हैं और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ये जो गाय वाली कहानी बताई है इसमें भी यही दर्शाया है मूलतः। दूसरा प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है?
उत्तर है, लेखक ने बंगाल के विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत के वायसराय बने। उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की मजबूती के लिए कार्य किया। भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल का विभाजन किया। करोड़ों लोगों ने उनसे यह विभाजन रद्द करने के लिए प्रार्थना की, परंतु उन्होंने उनकी एक न सुनी। वे नादिर शाह से भी आगे निकल गए। अंग्रेज जब भारत पर शासन कर रहे थे तो उससे पहले वो व्यापारी थे, और व्यापार के समय ही अंग्रेज़ों की समझ में ये आ गया कि भारतीय लोग भावनात्मक रूप से अपनी मिट्टी से, अपने देश से, अपने राष्ट्र से, यहाँ के लोगों से, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ही सहृदय, विश्वासी, ईमानदार लोग हैं। तो ऐसे लोगों पर आसानी से शासन किया जा सकता है। अशिक्षा के बावजूद भी लोगों में समझ थी, लेकिन लोग सरल थे। अंग्रेज़ों ने इस सरलता का, इस प्रेम का, इस सहजता का भावनात्मक रूप से हमारी कमजोरी का लाभ उठाया और धीरे धीरे व्यापार से वो शासक बनते चले गए। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी जो मजबूती है, हर किसी से आपस में मिलजुल के प्यार पूर्वक रहना, तो उस कमजोरी को, उस राष्ट्रीय एकता सूत्रता को तोड़ने के लिए उन्होंने हमारे विभाजन करने शुरू कर दिए। तो बंगाल को जो अलग किया, लोगों ने खूब दुहाई की, करोड़ों लोगों ने कहा कि इसे मत बांटिए, इसे मत अलग कीजिए, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने एक ने सुनी। चूँकि उनका उद्देश्य यही था कि लोगों को विच्छेदित कर दीजिए, अलग कर दीजिए, जिससे कि लोगों में वैमनस्य, वैर, दुर्भावना, एक तरह से शत्रुता पनप जाए और नादिर शाह जैसा क्रूर निरंकुश आप बन गए, क्योंकि लोगों ने आपसे गुजारिश की कि आप इसको मत कीजिए विभाजन को, लेकिन आपने नहीं मानी। अगला प्रश्न है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? उत्तर है, कर्जन द्वारा इस्तीफा देने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया। इसके विरोध में सारा देश, भारत देश खड़ा हो गया। कर्जन द्वारा राष्ट्रीय ताकतों को खत्म करने का प्रयास विफल हो गया। उल्टे ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई। तो ये कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा कारण, कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहता था। उसकी सिफारिश को नहीं माना गया। उसने इस्तीफे की धमकी से काम करवाना चाहा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा ही मंजूर कर लिया और उनके अनुसार उनके चहेते व्यक्ति को विशिष्ट पद पर नियुक्त नहीं किया। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से कर्जन ने इस्तीफे की धमकी दी थी और चाहा था कि मैं धमकी दूंगा तो शायद मैं जो चाहता हूँ वो हो जाएगा, और ब्रिटिश सरकार, जो रानी विक्टोरिया सरकार थी जो वहाँ से संचालित कर रही थी, वो शायद मेरी बात मान जाए। लेकिन उल्टा हो गया। ब्रिटिश सरकार ने कर्जन का इस्तीफा ही मंजूर कर लिया है, कहा कि आप जाइए, हम उस व्यक्ति को आप जहाँ चाहते हैं वैसे नियुक्त नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यह कथन लेखक द्वारा लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा गया है। उस समय जबकि काउंसलिंग में मनपसंद सदस्यों की नियुक्ति करवाने के मुद्दे पर लॉर्ड को अपमानित होना पड़ा था। लेखक याद दिला रहे हैं कि आपको भारत में बादशाह के बराबर सोने की कुर्सी मिली, आपको सबसे ऊंचा ओहदा मिला, पद मिला, आपकी सवारी सबसे ऊंची निकलती थी, और कैसी विडंबना है कि आज आपने इंग्लैंड में मान पा सके, नहीं भारत में उस पद पर रह सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका हुक्म बजाने के लिए आप भारतीय जनता का शोषण करते रहे, आज उन्होंने ही आपको ठुकरा दिया, आपका मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। लेखक चाहता है कि कर्जन सोच कर देखे कि अकारण हमारे हितों को कुचलकर, हमारे देश को काटकर आज उसे क्या हासिल हुआ। निश्चित रूप से विचारणीय बिंदु है
और लेखक इन सब चीज़ों से, कर्जन के माध्यम से, उन सब लोगों से भी बातें कहना चाहते हैं जो इस तरह से निरंकुश होकर सिर्फ अपने लाभ को देखते हुए दूसरे का हित करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है? यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उत्तर है, यहाँ तीसरी शक्ति से अभिप्राय ब्रिटिश शासकों से है। इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का राज था, उन्हीं के आदेशों का पालन वायसराय करता था, वह ब्रिटिश हितों की रक्षा करता था। कर्जन की नियुक्ति भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। जब ब्रिटिश शासकों को लगा कि कर्जन ब्रिटिश शासकों के हित नहीं बचा पा रहा तो उन्होंने उसे हटा दिया। उस समय कर्जन को भारत छोड़ने की आशा नहीं थी, यानी कि उसको उम्मीद थी कि मैं अभी और शासन करूंगा भारत पर, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जब ये देखा कि वो ठीक से शासन नहीं कर पा रहे तो उन्हें हटा दिया। पाठ के आसपास प्रश्न नंबर 1 है, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? उत्तर है, शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में डूबा रहता है तथा खरी खरी बात कहता है। यह पात्र अंग्रेजों की कुनीतियों का पर्दाफाश करता है। लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के कारण किया। कर्जन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह निरंकुश शासक था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने के हालात नहीं थे, परंतु शासन की पोल खोलकर जनता को जागरूक भी करना था। अतः काल्पनिक पात्रों के जरिए अपनी इच्छा अनुसार बातें कहलवाई जाती थी। विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे, दरअसल अंग्रेज कोई भी चीज़ जो कोई व्यक्ति लिखता था, भारतीय लोग, तो उसे अपने यहाँ से पास करवाते थे, तब उसे पब्लिश करते थे। और जब प्रेस सेंसर बोर्ड लागू कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो जो भी साहित्यकार, पत्रकार, रचनाकार, लेखक कुछ भी लिखता था तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ जब लिखने लगा तो अंग्रेज़ों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये सारी बातें जनता पढ़ेगी तो जनता विद्रोह कर देगी उनके खिलाफ। तो इसलिए कुछ लेखकों ने उपनाम से और पात्रों के नाम बदल कर लिखना प्रारंभ कर दिया। तो शिव शंभू के चिट्ठे के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ कहते हुए भी उसको प्रतीकात्मक रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से दूसरी बात का सहारा लेते हुए कहने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 2 है, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। इस पाठ को हमने जब पढ़ा है तो उससे लगता है वास्तव में उनकी जिद नादिर से बड़ी है। उत्तर है, कर्जन के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सही है। नादिर शाह निरंकुश शासक था। जरा सी बात पर उसने दिल्ली में कत्लेआम करवाया, परंतु आसिफ जहाँ ने गले में तलवार डालकर उसके आगे समर्पण कर कत्लेआम रोकने की प्रार्थना की तो तुरंत उसे रोक दिया। ये आप इतिहास को थोड़ा पढ़ सकते हैं, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन हमने छोटा सा एक उदाहरण से देकर आपको समझाने का प्रयास कर दिया इसमें। तो नादिर शाह निरंकुश शासक होने के बाद भी एक व्यक्ति उसके सामने आता है और उसको रोकने का प्रयास करता है, वो रुक जाता है। लेकिन कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। वहाँ 8 करोड़ भारतीयों ने बार बार विनती की, परंतु उसने उनकी विनती अपनी जिद के आगे नहीं सुनी और अपनी जिद नहीं छोड़ी और बंगाल का विभाजन कर दिया। इस संदर्भ में कर्जन की जिद नादिर शाह से बड़ी है। उसने जनहित की उपेक्षा की। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर है, शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या प्रबंध। विद्यार्थियों, आप चाहो तो इस तरह के प्रश्न, जो ये प्रश्न है, इसका उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हो। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भाव उठता है, विचार उठता है, शब्द जो आते हैं, लेकिन हम आपको एक नमूना उत्तर के रूप में यहाँ दे रहे हैं। लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि इस उत्तर को पढ़ने के बाद भी आपके मन में कुछ अलग तरह के विचार हैं तो वो भी आप लिख सकते हो और कमेंट्स में हमें बता सकते हो, तो हम उसे चेक भी कर सकते हैं आपने कितना बेहतर लिखने का प्रयास किया है। क्योंकि ऐसे ही आप धीरे धीरे जब उत्तर देंगे वो कला आप में डेवलप हो जाएगी
तो निश्चित रूप से आप लेखन के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर देने में आप में एक निपुणता, एक प्रखरता आती जाएगी। तो शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या प्रबंध। यह प्रबंध जनता के हितों के अनुसार होना चाहिए। कोई भी शासक अपनी इच्छा से शासन नहीं कर सकता। जिद्दी शासक के कारण जनता दुखी रहती है और उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। शासक को सभी वर्गों के अनुसार काम करना होता है। प्रजा को अपनी बात कहने का हक होता है। यदि शासन में कोई परिवर्तन करना भी हो तो उसमें प्रजा की सहमति होनी चाहिए, यानी बिना प्रजा की आप, क्योंकि प्रजा पर आप शासन कर रहे हो तो प्रजा की बात को जानना जरूरी है। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ में आए अलिफ लैला, अलहद्दीन, अबुल हसन और बगदाद के खलीफा के बारे में सूचना एकत्रित कर कक्षा में चर्चा कीजिए। विद्यार्थियों, ये कुछ गल्प कथाएं हैं, यानी कि इनमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि सिर्फ काल्पनिक हैं। आप स्वयं इन्हें खोज सकते हैं और ये एक तरह से आपके लिए टास्क है, ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इन कहानियों को गूगल पर, यूट्यूब पर अपने अग्रज जनों से खोजिए, मालूम कीजिए और हमें संक्षिप्त में कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के भेजिए। फिर हम आपको इनके बारे में बताएंगे और यदि आपने सही बताया तो वो एक प्रामाणिकता होगी और अच्छी बात है, उसका नमूना हम सबके सामने रखेंगे। तो ये दूसरी बात यह है कि ये इस तरह का प्रश्न है जिसको परीक्षा में नहीं पूछा जाता है आमतौर पर, क्योंकि ये आपकी अतिरिक्त जिज्ञासा या ज्ञान बढ़ाने की प्रक्रिया वाला प्रश्न है। गौर करने की बात कह है, इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। खै है, यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। गौर करने की बात यह है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इनसे संबंधित कुछ पूछा जा सकता है। भाषा की बात करें तो उससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वे दिन रात यही मानते थे कि जल्दी श्रीमान यहाँ से पधारें। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है, यहाँ पधारे शब्द का अर्थ है चले जाएं, यानी कि एक तरह से विपरीत अर्थ है दूसरे संदर्भ में। प्रश्न 2 है, पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग भारतेंदु युगीन हिंदी जो प्रचलित थी उस समय के कारण हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। अब ये फ़र्क क्या है? दरअसल भारतेंदु युगीन हिंदी यानी कि लगभग 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और 1885 में उनका देहांत हो गया। तो ये जो समय था मध्य का, 1870 से लेकर के 1890 या 1900 तक के आसपास का, तो उस मध्य जो हिंदी लिखी जाती थी वो इस तरह की थी। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत को उनको जाना पड़ा। खै, आप किसको आए थे और क्या कर चले? गए, उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा। घै, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। अब जो वर्तमान में जो हिंदी प्रचलित है, खड़ी बोली हिंदी जिस रूप में हम लिखते पढ़ते बोलते हैं, उसमें इसको हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, बदलेंगे, तो इस तरह से हो जाएगी। पहले भी इस देश में जो प्रधान शासक हुए, अंत में उन्हें जाना पड़ा। खै है, आप किस लिए आए थे और क्या करके चले? गए है, उनके रखवाने से एक आदमी नौकर ने रखा गया। और घय है, पर आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। तो इस तरह से भारतेंदु के समय की हिंदी और आज की हिंदी में अंतर है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर थे। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी।
यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।